बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारे पास टॉपिक है जी टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। ये टॉपिक इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आप क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस कर चुके हैं और क्लास 9th में भी आप टॉर्क और कपल को डिस्कस करके आए हैं। तो आज भी हमारा इस टॉपिक की जो बेस है वो बेसिकली कपल है। तो पहले हम यहाँ पे कपल को डिस्कस करेंगे और फिर हम टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल में रिलेशन टॉर्क का फाइंड करेंगे और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कपल ऑफ टॉर्क को अंडरस्टैंड करते हैं। तो कपल ऑफ टॉर्क की यहाँ पे एग्जांपल हमने कंसीडर की है कि ये कार का स्टीयरिंग है जिसपे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जी, फोर्स F1 और फोर्स F2। ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम हैं और डायरेक्शन में क्या है जी, अपोजिट हैं। अब इस फोर्स की वजह से टॉर्क T1 होगा और इस फोर्स की वजह से टॉर्क क्या होगा, T2 होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हमें कपल ऑफ टॉर्क चाहिए तो हम इन दो टॉर्क्स को ऐड करेंगे। जैसे हम T1 प्लस T2 करेंगे तो हमें कपल ऑफ टॉर्क मिलेगा। अब कपल ऑफ टॉर्क बॉडी पे तब एक्ट करता है जब दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम हो, डायरेक्शन में अपोजिट हो और वो दोनों फोर्सेस एक सेम बॉडी पे एक्ट करें एट डिफरेंट पॉइंट्स, तो वहाँ पे कपल ऑफ टॉर्क पैदा हो जाता है। अब उसी का मैथमेटिकल स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे रिलेशन लिखा है कि कपल ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू सिंगल फोर्स। क्यों सिंगल फोर्स लिखा? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, मतलब F1 F2 के बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो इसीलिए इन दोनों फोर्सेस में से किसी भी एक फोर्स को आप लिख सकते हैं। तो उसी एक फोर्स को, सिंगल फोर्स को, इन दोनों में से किसी भी एक को ले सकते हैं आप, उसको मल्टीप्लाई कर दें इन दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कपल ऑफ टॉर्क आ जाएगा। तो उसी का मैथमेटिकल रिलेशन लिखा है कि कपल ऑफ टॉर्क बराबर है सिंगल फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब यहाँ पे हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस क्या है जी, एक हमारे पास ये है और दूसरी हमारे पास ये है। तो इन दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बिटवीन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर आप इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टॉर्क आ जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड यहाँ पे दो केस पहले आपने अपने माइंड में रखने हैं, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। तो सबसे पहला केस क्या है जी, केस 1 में ये हमारे पास एक रॉड है, इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जी, F1 और F2। अब ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम हैं, डायरेक्शन में क्या है जी, अपोजिट हैं। तो हमें चाहिए टॉर्क। तो टॉर्क कैसे आएगा, पहले आप इन दोनों फोर्सेस में से किसी भी एक फोर्स को लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बिटवीन जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बिटवीन क्या है जी, ये है। तो इसको हमने नाम दिया हुआ है ए का। तो इस ए को मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स के साथ। तो दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, तो इसीलिए हमने लिख दिया F1 इक्वल टू F2 और F2 इक्वल टू F। तो ये सिंगल फोर्स F आ जाएगी और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क आ गया इस केस का। अब स्टूडेंट्स, अगर यही कंडक्टर हमारे पास एक सर्टेन एंगल अल्फा पे प्लेस किया जाए, फिर यहाँ पे दो फोर्सेस लेट कर लेंगे इस तरह से, अगर एक्ट कर रही हैं फोर्स F1 और यहाँ पे एक्ट कर रही है फोर्स F2। अब ज़रा यहाँ पे हमें अगर कपल ऑफ टॉर्क फाइंड करना है तो सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स देखिएगा, ये होगी जहाँ पे फोर्स F1 एक्ट कर रही है, और यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है, यहाँ पे फोर्स F2 एक्ट कर रही है जी, डाउनवर्ड। अब दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम हैं, डायरेक्शन में क्या है जी, अपोजिट। तो इसका मतलब यहाँ पे कपल ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब उसी चीज़ को हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो कपल ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू, इस फार्मूले को देखिएगा, पहले निकाल लिया जी सिंगल फोर्स। तो इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स को ले लें, F1 बराबर होगा F2 के और F2 बराबर होगा F के। तो मैंने यहाँ लिख दिया जी F।
अब इस फोर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि इस मोमेंट ऑफ आर्म ए को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे वहाँ पे किया था यहाँ पे भी वो ऐसे ही करते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऐसा नहीं करना। हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस वाला लेना है। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस तो ये है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, दूसरा ये रहा, तो इन दो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस के बिटवीन ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसका नाम क्या है जी, ए एक्स। तो ये ए एक्स किसके बराबर होगा, ए कोस अल्फा के। जिस तरह हम क्लास 11th में चैप्टर नंबर 2 में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर चुके हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, तो उसी तरह ए एक्स किसके बराबर होगा, ए कोस अल्फा के बराबर होगा। तो इस तरह से इस केस 2 में ये आएगा हमारे पास कपल ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू ए कोस अल्फा। अगर ये दो केस स्टूडेंट्स अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो आपको आज का जो टॉपिक है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल ये अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं बुक के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास ये बुक में डायग्राम दी गई है कि हमारे पास एक कॉइल है रेक्टेंगुलर शेप की, यानी कि आपके पास कोई वायर है, उसको आपने रेक्टेंगुलर शेप में इस तरह से बेंड करके पुट किया हुआ है फील्ड के अंदर। आप सर्कुलर भी कॉइल ले सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप की है तो हमने भी यहाँ रेक्टेंगुलर शेप की ड्रा की हुई है। तो सबसे पहले आपने क्या लेनी है जी, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेनी है। उस कॉइल में आपने करंट को फ्लो करवाना है, तो हमारे पास वो कॉइल बन जाएगी करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल। फिर उस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करना है। अब जैसे ही आप उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उस पर टॉर्क एक्ट करेगा। अब वही टॉर्क या कपल ऑफ फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क एक्ट करेगा, हमने उसी टॉर्क को आज के टॉपिक में कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होगा कि हमने यहाँ पे कपल ऑफ फोर्सेस को निकालना है, फोर्स को कैलकुलेट करना है, और नंबर 2 हमने टॉर्क को फाइंड आउट करना है। तो ये है हमारा इस टॉपिक का टारगेट। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ टू साउथ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस किया, और वो हमारे पास क्या है जी, रेक्टेंगुलर शेप की है। उस रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने यहाँ पे नाम दे दिया या रिप्रेजेंट कर दिया ए बी सी डी ए के नाम से। तो ये हमारे पास लूप बन जाएगा ए बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल आ गई ए बी सी डी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल की हर साइड पे एक्ट करने वाली फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं कि टॉर्क किसके इक्वल होगा। टॉर्क को भी हम फाइंड करेंगे, पहले हम हर साइड पे फोर्स को फाइंड करते हैं कि किस किस साइड पे फोर्स लग रही है और किस साइड पे नहीं लग रही। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जानते हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पीछे हम टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो वो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। मैंने यह सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखी है। तो ये इक्वेशन ए हम जानते हैं। इसी इक्वेशन ए को यूज करते हुए हम इस रेक्टेंगल की हर साइड पे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए टू बी, फिर बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। तो पहले ए टू बी हम फोर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्स ऑन साइड ए बी, तो ये हमारे पास साइड है ए बी, तो इस पे हम फोर्स को कैलकुलेट करने लगे हैं जी। फोर्स का रिलेशन क्या है, आई एल बी साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो थीटा है ये एल और बी के बिटवीन है। तो हमारे पास ए बी साइड की लेंथ ये है, ये लेंथ है हमारे पास। उस लेंथ के अंदर जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है, मतलब चार्जेस के फ्लो की सेंस की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, तो मैं उसी की डायरेक्शन में लेंथ की डायरेक्शन लूंगा। तो लेंथ इस तरफ होगी और फील्ड इस तरफ है। दोनों क्या है, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल में एंगल क्या होगा, 180। तो साइन 180 क्या हो जाएगा, 0। तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 0। तो ये हमारे पास ए बी साइड पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है जी, 0। इसका मतलब ए बी साइड पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो ये आ गई क्वेश्चन 1। उसके बाद फोर्स ऑन साइड बी सी, ये बी है,
ये सी है, तो बी सी साइड पे फोर्स देखते हैं। हमारे पास करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो लेंथ की हम वही डायरेक्शन लेंगे, तो ये हमारे पास लेंथ आ गई और ये हमारे पास फील्ड आ गया। दोनों के हैं परपेंडिकुलर, एंगल 90, तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो 1 को ILB से मल्टीप्लाई करेंगे तो ILB ही आएगा। तो ये बन गई बी सी साइड की फोर्स आ गई क्वेश्चन 2, जो कि क्या है ILB है, मैक्सिमम है। उसके बाद फोर्स ऑन साइड CD वाली साइड पे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास लेंथ है और फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल में एंगल 0, तो साइन 0 0 हो जाता है, 0 को ILB से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। तो फोर्स CD साइड पे क्या आ गई 0। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं फोर्स ऑन साइड DA, तो ये हमारे पास लास्ट साइड आ गई है DA। अब DA के अंदर देखें, लेंथ की डायरेक्शन ये होगी और फील्ड की डायरेक्शन ये है, मतलब लेंथ की डायरेक्शन डाउनवर्ड और फील्ड की डायरेक्शन ये। तो अब क्या है परपेंडिकुलर में एंगल 90, तो साइन 90 1 हो जाएगा, 1 को ILB से मल्टीप्लाई करेंगे तो ILB ही आएगा। तो ये फोर्स आ गई DA साइड की, जो कि क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में ILB है। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स 4 साइड्स की हमने यहाँ पे फोर्स निकाल ली, तो हमें इस सारे को देख के ये लग रहा है कि भाई फोर्स सिर्फ 2 साइड्स पे एक्ट कर रही है। एक साइड है जी BC, इस पे फोर्स मैक्सिमम एक्ट कर रही है, और एक साइड है DA जिस पे फोर्स एक्ट कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि सिंस फोर्स BC साइड बराबर होगी DA के और वो दोनों बराबर होंगी, एक सिंगल फोर्स का नाम दे सकते हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, एक सेम है। तो अगर दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों फोर्सेस क्या है F के इक्वल है, और वो F किसके इक्वल है ILB के इक्वल है। तो ये हमारे पास फोर्स आ गई जो कि 2 साइड्स पे एक्ट कर रही थी, वो क्या है ILB है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे अगर ये फोर्स इन 2 साइड्स पे एक्ट कर रही है तो इसका मतलब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कपल ऑफ टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या करना है कि ये जो फोर्सेस 2 लग रही हैं साइड्स BC और DA पे, इन फोर्सेस की पहले डायरेक्शन निकालनी है। मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गई ना, ये मैग्नीट्यूड आ गई, लेकिन अब हम डायरेक्शन निकालेंगे। अगर हमें डायरेक्शन पता चल जाए तो फिर हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कपल ऑफ टॉर्क पैदा होगा कि नहीं होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम DA साइड लेते हैं और DA साइड पे देखते हैं कि ये जो फोर्स लग रही थी इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट हैंड पाम रूल भी यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे फ्लेमिंग राइट या लेफ्ट दोनों में से कोई एक यूज़ करके फोर्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं जी पाम रूल यूज़ करके। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिंगर्स फील्ड की डायरेक्शन में आप सेट करें, DA साइड में करंट की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, तो ये हमारे पास फिंगर्स आ गई नॉर्थ टू साउथ और थंब आ गया करंट की डायरेक्शन में डाउनवर्ड, और ये जो आपको पाम है ये इस पे अगर आप नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये आपको क्या बताएगा फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आ रही है आउट टू द पेज, आपकी तरफ है तो आउट टू द पेज। तो आउट टू द पेज के लिए आप यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे डॉट का, इसका मतलब DA साइड पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या है आउट टू द पेज है, आप लोगों की तरफ है। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स जब B से C वाली साइड पे आएंगे तो अब हमारे पास करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये करंट अपवर्ड डायरेक्शन में आप सेट करें, और ये फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, तो ये फिंगर्स आपने नॉर्थ टू साउथ फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को सेट कर दिया। अब ये आपका पाम है यानी कि ये वाला, तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ये देखें इन टू द पेज, इसका मतलब यहाँ पे BC साइड पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इन टू द पेज कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास इन टू द पेज फोर्स होगी, तो इन टू द पेज के लिए आपके पास सिंबल क्या है क्रॉस का, तो यहाँ पे फोर्स इन टू द पेज है और यहाँ पे आउट टू द पेज है। अब जो आउट टू द पेज है उसको मैंने यहाँ पे F1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, मतलब ये बाहर की तरफ आ रही है तो मैंने उसे डाउनवर्ड शो कर दिया है। अगर आप बॉटम व्यू देखेंगे तो ये बनेगा, अगर आप टॉप व्यू देखेंगे तो आप इसको अपवर्ड भी ले सकते हैं, इसको डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं बनता। ठीक है जी, समझें बात को। तो यहाँ पे फोर्स F1 एक्ट कर रही है जी, और यहाँ पे फोर्स जो इन टू द पेज थी ऐसे, उसको मैंने ऐसे ऊपर शो कर दिया F2 की डायरेक्शन में। ठीक है, अब एक फोर्स आ गई ये F1 जो कि यहाँ पे एक्ट कर रही है, और यहाँ पे जो एक्ट कर रही है वो आ गई ये। अब इन दोनों फोर्सेस को अगर आप गौर से देखें तो ये मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में क्या है अपोजिट, तो यही वाला केस बन जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे भी कपल ऑफ टॉर्क एक्ट करेगा।
वही कपल ऑफ टॉर्क तो हमें फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा जी, यहीं से हम कपल ऑफ टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। तो सेम ये वाला फार्मूला यूज करें कि कपल ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू सिंगल फोर्स। तो पहले हम यहाँ पे सिंगल फोर्स लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है तो मैं F लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ F लिख दिया, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें गौर से, जो मैंने यहाँ पे कपल बन रहा था उसको बाहर यहाँ पे निकाला हुआ है। तो यहाँ पे ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और यहाँ पे ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, तो दोनों के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसे हमने ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो अब फोर्स की जगह हम लिख सकते हैं जी, दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है तो ILB, तो यहाँ पे लिख दिया ILB। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है जी, A, तो मैंने यहाँ लिख दिया A। अब स्टूडेंट्स L और A को इकट्ठा लिख दें, I और B को अलग अलग, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये LA मैंने ब्रेसिस के या ब्रैकेट के अंदर यूज़ कर लिया। अब लेंथ में भी एक साइड, A भी हमारे पास एक साइड ही है, मोमेंट ऑफ आर्म ही है, तो इसका मतलब दो साइड्स किसकी होती हैं, एरिया की। तो यहाँ LA की जगह मैं एरिया लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये बन गया IAB। तो ये कपल ऑफ टॉर्क आ जाएगा जो यहाँ सिंगल लूप के लिए एक्ट कर रहा था, और वो हमने क्या निकाला, टॉर्क इज इक्वल टू IAB आया, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉर्क आ गया फॉर सिंगल लूप। अब स्टूडेंट्स अगर यहीं पे हम n लूप्स रख दें सिंगल लूप के लिए, तो हमारे पास रिजल्ट ये आ गया। अगर इसी सिचुएशन में n लूप्स हों तो फिर हमारे पास टॉर्क क्या बनेगा, वो यहाँ पे इसी फार्मूले में सिर्फ n यूज़ करेंगे तो वो बन जाएगा टॉर्क ऑफ कपल या कपल ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू नियाब। यानी कि IAB पहले था, सिर्फ n लगाएंगे तो वो n रिप्रेजेंट करेगा कि आपके पास नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो ये बन जाएगा नियाब। इसको आप नियाब के नाम से याद रखें कि कपल ऑफ टॉर्क किसके इक्वल है जी, नियाब के इक्वल है। या फिर इसे आप बीना भी पढ़ सकते हैं, BINA, बीना, ठीक है। तो जो आपको नाम अच्छा लगे आप वही इसको उसी नाम से पढ़ के या याद रख सकते हैं। तो हमारे लिए क्या है जी, ये टॉर्क इज इक्वल टू नियाब। अब स्टूडेंट्स ये तो सिचुएशन वो आई जो हमने यहाँ पे केस 1 की देखी थी, केस 1 की। अब अगर यही क्वाइल हमारे पास एक एंगल अल्फा या एंगल थीटा पे प्लेस हो फील्ड के अंदर, तो फिर कपल ऑफ टॉर्क किसके इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा यही क्वाइल जब इस फील्ड के अंदर जाहिर सी बात है रोटेट करेगी इस एक्सिस के अराउंड, तो फिर उसकी कोई तो कंडीशन आएगी ना सेम किसी भी एक अल्फा एंगल पे या थीटा पे, तो उसकी परपेंडिकुलर भी बारी आएगी, पैरेलल भी आएगी, और उसके अलावा किसी एक खास एंगल पे भी आएगी। तो इसका मतलब हम अगर यही सिचुएशन लें लेकिन एक एंगल अल्फा पे कंसीडर करके देखना चाहें, तो फिर हमारे पास कपल ऑफ टॉर्क का रिलेशन क्या होगा उस चीज़ को देखिएगा। तो ये हमारे पास वही क्वाइल है लेकिन इस फील्ड के अंदर किसी एक खास एंगल अल्फा पे प्लेस की गई है। तो अब जब खास एंगल अल्फा पे प्लेस की जाएगी तो फिर हमारे पास जो कपल ऑफ टॉर्क होगा वो किसके इक्वल आएगा, सेम यही केस 2 वाला केस है। तो फिर हमारे पास ये सिचुएशन बनेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं जी, वही फोर्सेस की डायरेक्शन यहाँ पे होंगी, मैंने उसको यहाँ पे बाहर निकाल लिया है कि फोर्स F1 लेट करें इस साइड पे, यहाँ पे एक्ट कर रही है, ये टॉप व्यू है। अगर आप बॉटम व्यू देखेंगे तो ये फोर्स आपके पास डाउनवर्ड आ जाएगी, वो फोर्स अपवर्ड आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स F2 एक्ट कर रही है और ये हमारे पास क्वाइल है, यानी कि ये हमारे पास क्वाइल है जो कि फील्ड के अंदर किसी एक खास एंगल अल्फा पे प्लेस की गई है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वही कपल ऑफ टॉर्क फाइंड करते हैं कि हमारे पास क्या होगा, IAB होगा। लेकिन इसको आपने कैलकुलेट करना है। पहले आपने कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले आपने फोर्स लेनी है। अब फोर्स क्या आएगी, ILB आएगी, फिर जो A होगा वो L से मल्टीप्लाई होगा तो A बन जाएगा, फिर जो कोज अल्फा होगा ये कहाँ से आया। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब आप AX लिखेंगे यानी कि ये वाली जो साइड आएगी मोमेंट ऑफ आर्म की वो होगी AX, तो वो AX की जगह आपने लिखना है A कोज अल्फा। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया कि देखो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि पहले आप फोर्स लिखें सिंगल, वो फोर्स आ जाएगी जी ILB, ठीक हो गया। फिर आगे हमने क्या करना है, मोमेंट ऑफ आर्म या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस क्या है, AX, ये AX ये है, ठीक है। तो AX की जगह मैं लिख सकता हूँ
ए कोज अल्फा, क्योंकि ए एक्स किसके बराबर होगा, ए कोज अल्फा के बराबर होगा। अब इस ए को इस एल के साथ कंबाइन कर दे तो क्या रिलेशन बन जाएगा जी, आई उसके बाद बी इंटू एल ए इंटू कोज अल्फा। अब स्टूडेंट्स ये वाली चीज़ क्या बन गई, ए बन गया, ठीक है। तो क्या बन गया, आई ए बी कोज अल्फा। तो ये देखें आई ए बी कोज अल्फा, तो ये कपल ऑफ टार्क आ जाएगा आई ए बी कोज अल्फा। अब अगर यहाँ पे भी हमारे पास देखा जाए तो सिंगल लूप है तो उसके लिए रिलेशन ये होगा। अगर इसी सिचुएशन में एन लूप्स हो तो फिर हमारे पास कपल ऑफ टार्क क्या होगा, वो होगा नियाब कोज अल्फा। क्या होगा जी, नियाब कोज अल्फा। अब स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमने कॉज अल्फ़ा यूज़ किया है, साइन अल्फ़ा यूज़ क्यों नहीं किया। तो याद रखिएगा आप साइन अल्फ़ा भी यूज़ कर सकते हैं और कॉज अल्फ़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आप ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप ये रिलेशन यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक निशानी याद रखिएगा कि अगर आप साइन अल्फ़ा वाला रिलेशन यूज़ करना चाहते हैं तो फिर जो एंगल अल्फ़ा होगा या थीटा होगा वो लिया जाएगा बिटवीन वेक्टर एरिया एंड वेक्टर फील्ड बी। वेक्टर फील्ड और वेक्टर एरिया के बिटवीन जब आप एंगल ले रहे होंगे तब आप ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। अगर आप बुक के अकॉर्डिंग कॉज अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं तो फिर याद रखिएगा यहाँ पे जो एंगल अल्फ़ा होगा वो लिया जाएगा प्लेन एरिया और वेक्टर फील्ड बी के बिटवीन। तो जब प्लेन का बी के साथ आप एंगल यूज़ करेंगे तो तब ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, और जब आप प्लेन का वेक्टर एरिया निकाल के उस वेक्टर एरिया और वेक्टर फील्ड के बिटवीन एंगल यूज़ करेंगे तो तब आप ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे। तो दोनों रिलेशन आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने बुक के अकॉर्डिंग ये वाला रिलेशन यूज़ करना है, ठीक है जी। अब यही दोनों इक्वेशंस या फार्मूलाई अगर हम इस सिचुएशन पे अप्लाई करें तो रिजल्ट सेम आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। देखें जी, अगर हम ये वाली सिचुएशन देखें तो वेक्टर एरिया और बी के बिटवीन एंगल लेते हैं तो ये प्लेन जो है यानी कि कॉइल जो है ये फील्ड के अंदर पैरेलल रखी गई है, ऐसे जिस तरह का फील्ड है वैसे ही कॉइल को रखा गया, ठीक है। तो अब इस कॉइल की मतलब जो प्लेन है, प्लेन को फील्ड में देखें तो हमारे पास प्लेन इस फील्ड में पैरेलल पड़ी है, लेकिन हमें तो यहाँ पे चाहिए प्लेन का वेक्टर एरिया। तो इस प्लेन का वेक्टर एरिया निकालें तो ये आपकी तरफ बनेगा। अब वेक्टर एरिया इस तरफ, फील्ड इस तरफ, तो दोनों परपेंडिकुलर, एंगल 90। तो इसका मतलब इस सिचुएशन के हिसाब से इस केस में जो एंगल बनता है वो कितना आ रहा है जी, 90। तो साइन 91 हो जाएगा, टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम। तो इस सिचुएशन में टॉर्क क्या आ गया, मैक्सिमम, ठीक है जी। अब देखते हैं ये वाली सिचुएशन, इसमें एंगल चाहिए प्लेन और फील्ड के बिटवीन। अब प्लेन तो पड़ी है फील्ड में पैरेलल, तो इसका मतलब एंगल 0, तो कोस 0 की वैल्यू मतलब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो अल्फा क्या आ रहा है, 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1, फिर हमारे पास टार क्या आ गया, मैक्सिमम। तो दोनों सिचुएशंस में यानी कि दोनों फार्मूले को अगर हम इस सिचुएशन पे अप्लाई करें तो टॉर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो दोनों में से कोई भी आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग आप ये करेंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, टॉर्क मिनिमम कब होगा। ये आपने इस इक्वेशन बी को देखते हुए बताना है। सिर्फ इस बी इक्वेशन को बुक के हिसाब से इस बी इक्वेशन को देखते हुए आपने टॉर्क मैक्सिमम और टॉर्क मिनिमम बताना है, इसको अभी इग्नोर करें, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स जो टॉर्क मैक्सिमम होगा इस इक्वेशन के हिसाब से, तो वो हमारे पास सिचुएशन ये बनती है, मतलब हमारे पास जो कॉइल है जब ये फील्ड के अंदर पैरेलल रखी गई होगी तो फिर हमारे पास जो टॉर्क आएगा वो मैक्सिमम आएगा। और मिनिमम कब होगा, जब ये वाली सिचुएशन होगी, ऐसे कॉइल पड़ी है ना, तो वो रोटेट करके जब ऐसे आएगी फील्ड के अंदर, फिर हमारे पास टॉर्क क्या होगा, मिनिमम होगा। क्योंकि हमने प्लेन एंगल लेना है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लेन, और ये बन जाएगा फील्ड, तो ये क्या आ जाएगा, एंगल 90। तो कोस 90 क्या हो जाएगा, 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो इस सिचुएशन में मिनिमम होगा और इस सिचुएशन में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इस इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है, द रिलेशन फॉर टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज, यानी कि अगर हमारे पास एक कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की गई है तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मतलब टर्निंग इफेक्ट है। जब टर्निंग इफेक्ट है तो फिर टॉर्क किसके इक्वल होगा, इन ऑप्शंस में से बताइएगा। ए ऑप्शन है टॉर्क इज इक्वल टू बिना कॉज अल्फा,
बी इक्वेशन है टॉर्क इज इक्वल टू नियाब साइन इंटू 90 प्लस अल्फा, और सी है जी टॉर्क इज इक्वल टू नियाब साइन अल्फा, और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो स्टूडेंट्स इस पे गौर करें और फटाफट आंसर बताएं कि कौन सी ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। जल्दी शाबाश, जल्दी सोचें जी। अब ये एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ आपने बुक के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को देखते हुए सोचना है। ऐसे समझें कि ये इक्वेशन है ही नहीं, इसको देख के आपने आंसर नहीं बताना, सिर्फ इस इक्वेशन को देख के इन ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, तो बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट इक्वेशन देखें तो ये बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन को गौर से देखें तो इसको ओपन करें, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। तो जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपके पास फिर ये वाली इक्वेशन बन जाएगी, तो ये ऑप्शन भी मुझे ठीक लग रही है। अगर सी को देखें नियाब साइन अल्फा, अब ये नियाब साइन अल्फा इस इक्वेशन के मुताबिक नहीं है, यानी कि बुक के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसीलिए ये वाली ऑप्शन हो नहीं सकती, ये दोनों ऑप्शन हो सकती हैं। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या बन जाएगी जी, बोथ ए एंड बी बन जाएगी। हाँ, अगर हम ये वाला रिलेशन देखें तब ये इक्वेशन भी हो सकती है, लेकिन हमने सिर्फ इस एमसीक्यूज को जज करना है अकॉर्डिंग टू बुक। तो बुक के हिसाब से हम ये रिलेशन पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इसको इग्नोर करते हुए आपने बाकी दो ऑप्शंस को ठीक समझते हुए डी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद करते हैं जी इस एमसीक्यूज की बात। तो स्टेटमेंट है अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड पैरेलल टू द पोल्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस किया जा रहा है पैरेलल टू दी पोल्स, पोल्स के पैरेलल, फील्ड के पैरेलल नहीं कह रहा, पोल्स के पैरेलल कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको जहन में रखिएगा, समझिएगा। वो ये नहीं कह रहा कि फील्ड के पैरेलल पड़ी है कॉइल, बल्कि वो ये कह रहा है कि कॉइल को रखा जा रहा है पैरेलल टू दी पोल्स। पोल्स जो मैग्नेट के पोल्स है ना, उसके पैरेलल रखा जा रहा है कॉइल को ऑफ द मैग्नेट। तो अगर मैग्नेट के पोल्स के पैरेलल कॉइल को रखा जाए तो फिर आप बताएं कि इनमें से कौन सा रिलेशन ठीक होगा, सेटिस्फाई होगा। टॉर्क इज इक्वल टू नियाब, बी ऑप्शन है अल्फा इज इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगा मतलब 0 होगा, डी ऑप्शन है टॉर्क 0 होगा उस सिचुएशन में जब कॉइल को पोल्स के पैरेलल रखा जाएगा, तब टॉर्क 0 होगा, एंगल जो है अल्फा वो 90 होगा और फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो क्या ये बात ठीक है या ये वाली ऑप्शन जो है ना, इनमें से कोई एक ठीक है? तो फटाफट सोचें और आंसर बताएं। शाबाश, जल्दी करें जी, जल्दी करें, शाबाश। तो स्टूडेंट्स अगर ये वाला आप पॉइंट गौर करें ना इस पॉइंट पे, तो आपको समझ आ जाएगी कि इनमें से कौन सी ऑप्शन ठीक है। अब देखें, पोल पड़े हैं ऐसे, ये पोल पड़े हैं, ये आपके पास दोनों पोल हैं जी, ये पोल है। अब इन पोल्स के पैरेलल अगर पोल ऐसे हैं तो इसका मतलब जो कॉइल है वो भी ऐसे पड़ी होगी बीच में, एक पोल ये आ गया, एक पोल ये आ गया, बीच में कॉइल ऐसे पड़ी है। तो अब ज़रा सिचुएशन देखें, अगर कॉइल ऐसे पड़ी है तो पहली बात तो ये है कि अगर हम रिलेशन यूज़ करें नियाब कोस अल्फा, तो इस प्लेन का उस फील्ड के अलॉन्ग एंगल देखें तो क्या बन रहा है, 90। मतलब फील्ड के हिसाब से हमने एंगल लेना है ना, तो फील्ड तो जा रही है ऐसे और ये पड़ी है यूं, तो इसका मतलब एंगल यहाँ पे 90, तो कोस 90 0, इसका मतलब टॉर्क तो हो गया 0। तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से टॉर्क तो आ रहा है 0, ये बात तो कन्फर्म हो गई। ठीक है, तो अगर हम पहली ऑप्शन देखें तो ये हो नहीं सकती, अल्फा इज इक्वल टू 0। अब हमने अभी देखा कि अगर प्लेन ऐसे पड़ी है पोल्स के पैरेलल, तो फील्ड और प्लेन के बिटवीन एंगल 90 आ रहा है, यहाँ पे अल्फा वो कह रहा है 0, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। उसके बाद फ्लक्स 0, अगर हम यहाँ पे गौर से देखें पोल्स के बिटवीन पैरेलल यहाँ पे कॉइल रखी गई है, तो इसमें से फील्ड लाइंस तो पास कर जाएंगी, तो फ्लक्स तो होगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है सी ऑप्शन में फ्लक्स 0, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकती। पीछे रह गई जी डी। अब डी में क्या ये जो हमने सिचुएशंस देखी हैं ये लग भी रही हैं कि नहीं? पहली हमने देखी टॉर्क 0, बिल्कुल ठीक है। अगली ऑप्शन हमने देखी कि अल्फा तो वाकई 90 बन रहा था, तो बिल्कुल ये भी बात ठीक है। और फ्लक्स भी होगा मैक्सिमम, क्योंकि फील्ड लाइंस उस कॉइल में से पास कर जाएंगी, तो फ्लक्स भी होगा। तो ये जो डी ऑप्शन है ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास आज की डिस्कशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।